हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम ये पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी होता क्या है और जो चैप्टर 1 है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, इसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है। हम इसमें इस वीडियो के एंड तक आते आते आप ये समझ जाओगे किसी भी लैंडफॉर्म को देख के कि ये किस चीज का पार्ट है, ये कैसे बना होगा। लैंडफॉर्म देखते समझना इस वीडियो के बाद आप आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी समझना जरूरी है कि जियोमॉर्फोलॉजी होता क्या है। बेसिकली ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है अर्थ, और मॉर्फ का मीनिंग होता है, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, जियो मॉर्फ, इसका मतलब होता है अर्थ, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, कोई भी शेप, और लॉगजी का मतलब होता है स्टडी। तो अगर मैं इसको जोड़ के बनाऊं, इट मीन्स हम अर्थ के बारे में, अर्थ की फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ अर्थ फॉर्मेशन, फॉर्म्स कैसे बनी, कैसी फॉर्मेशन हुई, ये सब पढ़ेंगे। अब ठीक है, इट्स अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन दैट एक्सप्लोर द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेस फीचर्स ऑन लैंड, अंडर वाटर, माउंटेन्स, वैली। ये आप, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लैंडफॉर्म के बारे में बताना है, तो सबसे पहले आप 3 से 4 लाइंस में इसको इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। और बेसिकली आपको पता भी होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नॉन एज जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी, आई होप आपको समझ आ गया हो। द फीचर शेप बाय वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस, सच एज फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जो कि अर्थ के सरफेस को बनाने में हेल्प करते हैं। ये है जियोमॉर्फोलॉजी का कंसेप्ट। अब देखेंगे कि फोर्सेस कौन सी होती हैं एक लैंडफॉर्म को डेवलप करने में। तो बेसिकली दो तरह की फोर्सेस हैं, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक भी दो फर्दर पार्ट में आगे डिवाइड है, सडन एंड डायस्ट्रोफिज्म। फिर वो आगे डायस्ट्रोफिज्म दो में है, एपिरोजेनिक, ओरोजेनिक। ओरोजेनिक भी टेंशन हो रही है या कंप्रेशन हो रहा है, एपिरोजेनिक अपवर्ड डाउनवर्ड। इसका मैं दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने नोट्स बनाए हैं हैंड रिटन, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, और वीडियो चलते चलते साथ साथ पढ़ते पढ़ते भी आप अपने रनिंग नोट्स बना सकते हो। और बेसिकली नोट्स बनाने का मतलब लंबी लंबी लाइनें लिखना नहीं होता। अगर आपने लिखा एंडोजेनिक, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए मतलब इंटरनल की कुछ बात हो रही है, सिर्फ इसका ये मतलब रहता है। फिर हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक, वॉल्केनो जो सडन चेंजेस में आते हैं, वेदरिंग, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इरोजन में आइस, रिवर, सी, विंड। ये आप अपना एक बना लीजिएगा जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि होता क्या है। ठीक है, ये है एक बेसिकली फोर्सेस का माइंड मैप। ये पढ़ने से पूरा चैप्टर समझ आना चाहिए, इस लास्ट तक आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। अभी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट एट लास्ट जब हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो काफी अच्छे से समझ आएंगी चीजें। सो सबसे पहले एंडोजेनिक फोर्सेस, दीज फोर्सेस विच ओरिजिनेट्स विद इन द अर्थ। ये है हमारा कीवर्ड। एज रिजल्ट्स ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कीवर्ड, within the planet. They are the two types, catastrophic, diastrophic. Catastrophic forces operating for short period. Keyword that produces which type of changes? Yes, sudden changes. Volcanism, earthquake. Diastrophism, forces operated for long period of time. They are further classified into two parts, orogenic and apogenetic. अब मैंने आपको चार चीजें बताई हैं। नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने सिर्फ एंडोजेनिक लिखना है, और उसके बाद आपने लिखना है इनसाइड द अर्थ, टेम्परेचर, प्रेशर, समझ आ जाएगा। 2 मिनट दो मुझे बस। टू टाइप्स लिखना है, फटाफट रनिंग हैंड से बनाने हैं। नोट्स को सुंदर सजा के, आपको कोई अप्सरा के मार्क्स नहीं मिलने, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। आपको समझ आनी चाहिए चाहे आप किसी भी शॉर्ट हैंड में लिखिए। ठीक है, अब आपको पूरा कैटास्ट्रॉफिक, जब भी आप पढ़ने बैठोगे, आपने पढ़ा कैटास्ट्रॉफिक शॉर्ट पीरियड, आपको समझ आ जाएगा। आपने पढ़ा डायस्ट्रॉफिक लॉन्ग पीरियड, आपको समझ आ जाएगा। अब पढ़ते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। ये एक ऐसी फोर्सेस होती हैं जो हमारे अर्थ के अंदर एक्ट करती हैं। अगर कोई भी लैंडफॉर्म इंडोजेनिक फोर्सेस से चेंज हो रहा है, तो हम ये मानते हैं कि वो अंदरूनी किसी अर्थ में फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वहां पे चेंजेस आए हैं। और ये क्या करता है, जो टेम्परेचर या प्रेशर होता है, जो इन सब फोर्सेस को और ज्यादा बूस्ट करता है। ये दो तरह की होती हैं, कैटास्ट्रॉफिक और डायस्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक शॉर्ट पीरियड,
और बहुत ज्यादा सडन चेंजेस होते हैं जो बहुत शॉर्ट पीरियड में, जैसे वॉल्केनो आना। अर्थक्वेक कैसे आता है? दो प्लेट्स में शिवर्ड होने को अर्थक्वेक कहते हैं। मैं लेमैन भाषा में समझा रही हूँ, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं बट मैं फर्दर डिस्कस करूंगी। तो अर्थक्वेक क्या है? यही है, शेकिंग ऑफ टू प्लेट्स। बहुत देसी भाषा में हम पढ़ते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये सडन चेंजेस हुई, हल्का सा भी नीचे थोड़ा सा प्रेशर लगा, थोड़ा सा टेम्परेचर हुआ, और वो दोनों अपना दो प्लेट्स ने मूवमेंट शुरू कर दी अपोजिट डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो ये पर डायस्ट्रॉफिक ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं है कि एकदम धड़ल्ले से हो जाएगा, टाइम लगता है इनको। ठीक है, और इसमें ना जो चेंजेस होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। और अगर आपको यही अब एलिमिनेशन में आ जाए, और अगर ये क्वेश्चन आए आपका प्रीलिम्स में कि डायस्ट्रॉफिक में बहुत ज्यादा सडन चेंजेस होते हैं, तो वो वहीं पे एलिमिनेट करके रॉन्ग हो जाएगा। हमें पता है कैटास्ट्रॉफिक और ये डायस्ट्रो कैटा, वैसे भी हम कहते हैं ना बड़ा कैटास्ट्रॉफिक था वो इवेंट, एकदम से ही सब खत्म हो गया, कैटास्ट्रॉफिक था इवेंट। तो अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म इज अ पार्ट ऑफ कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हो रनिंग हेड से, 2 या 3 शब्दों में। नोट्स बेसिकली कम होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, और आपको समझ आने चाहिए। अच्छी हैंड राइटिंग बना के 4-5 पेन से लिख के कोई फायदा नहीं है। रनिंग नोट्स ना जो आपको समझ आए। हाँ, अब है उसी के दो टाइप्स थे, ओरोजेनेटिक, एपिरोजेनिक। ओरोजेनिक फोर्स होती है जब हम मेंटल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लगाते हैं, इसको हम कहते हैं टेंजिशनल फोर्स। इसमें होती हैं फिस्टर्स और फोल्डिंग। अब इसको सबसे याद करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, अभी कर सकते हैं आप एक पेपर लीजिए, उसको आधा आधा बांट दीजिए। अब एक पेपर को, जो आपने 1/2 वाला, आपने एक A4 साइज की शीट लो। अब एक पेपर को इधर से खींचो और एक इधर से खींचो हाथों से, तो आप ये देखोगे आपका पेपर कुछ इस तरीके से फट कर आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको हम फिस्चर्स कहते हैं। इस चीज को हम फिस्चर्स कहते हैं जो बीच में दरार पड़ती है। ठीक है, ये आप फोर्स तो अभी भी बैठे बैठे बना सकते हो, इसको कहते हैं ओरोजेनेटिक फोर्स। इसमें क्या होती है? फिक्सचर्स और फोल्डिंग। अब बात करते हैं एपिरोजेनिक की। एपिरोजेनिक मूवमेंट होती है जिसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है। अब ओ एच, ओरोजेनिक, हॉरिजॉन्टल। ईवी, वैसे भी याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी ज्यादा ईवी व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं, जैसे रिसेंटली पावर था। ठीक है, एथेनॉल के लिए करा है जिसमें ईवी का काफी यूज किया जाएगा। तो कहीं भी एपरजेंटिक फोर्स से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अच्छा वर्टिकल डिप्लेस हो रहा था या हॉरिजॉन्टल हो रहा था। बहुत अंडरस्टूड सी बात है, ओरिजोनटल ओरोजेनिक में होगा और एपरजेनिक में ईवी, एरोजेनिक वर्टिकल। ये रिसेंटली प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ था। और इसमें क्या होता है? अपलिफ्ट होती है या रैपिंग होती है अर्थ क्रस्ट की, कंस्ट्रक्शंस और कॉन्टिनेंट। अच्छा, इसको हम कहते हैं माउंटेन बिल्डिंग, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। दिस मूवमेंट occurs along the radius of earth as consequence of apergenic forces, radial movement। इसमें क्या होता है? इसमें दो फोर्सेस लगे। कभी कभी क्या होता है, इसका ही मैं आपको एक बात बताती हूँ माउंटेन बिल्डिंग से। अगर आप एक पेपर लिया आपने, थोड़ा सा पेपर को आपने अंदर की तरफ फोर्स लगाए दोनों, तो कहीं ना कहीं पेपर में ऐसी चीजें आ जाएंगी, ये शेप आ जाएगी। तो ये हमारे माउंटेन्स बिल्डिंग में भी काफी हेल्प करती है, ये कंसेप्ट था। एपिरजेनिक आपको समझ आ गया कि वर्टिकली ही डिप्लेस हो रही है, और वो हो रही थी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस। तो वो वर्टिकली डिप्लेस हो रही है और वो हॉरिजॉन्टल हो रही है, यही दोनों में दिक्कत आती है, ये आपको समझ आ रही है। वर्टिकली से वो कैसे डिप्लेस हो रही है कि वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, दहती जा रही है धरती। ये आपके वी शेप वैली फॉर्म करती है, रिजेस बनाती है, ये सब होता है, अंदर की तरफ जाती जा रही है। ये डिप्लेसमेंट हो रही है, टिल्टिंग हो रही है वर्टिकली। और वर्टिकली वी से ही पता चल रहा है, और हॉरिजॉन्टली में इधर भी और इधर भी, या फिर ऐसे अंदर की तरफ लगाओगे तो ये शेप बनेगी। और इसको हम कहते हैं माउंटेन बिल्डिंग वाली, और इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल वाली। सिर्फ 5 मिनट में आप ये सारा कुछ रिवाइज कर सकते हो, इतना इजी हो जाएगा इस चीज के बाद आपको पढ़ने के लिए। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जो एक्सटर्नली कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म को चेंज करने में हेल्प कराती हैं। अब कैसे, क्यों? जैसे हमारी अर्थ है, इस पे कोई बाहर का फैक्टर आ रहा है, अर्थ के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। जैसे एंडोजेनिक में टेम्परेचर
और प्रेशर था। इसके अंदर अर्थ के बाहर कुछ हो रहा है, जैसे कि वाटर कुछ एक्ट कर रहा है, कुछ आइस एक्ट कर रही है, या कुछ ग्रेविटी का रोल है जो अर्थ के बाहर से हो रहा है, अर्थ के अंदर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। जैसे कहीं इरोजन हो रहा है, वेदरिंग हो रही है, तो वो इस चीज का टाइप है। तो ये बाहर वाली फोर्सेस होती हैं, बेसिकली क्या करता है, ये अर्थ की शेप को मॉडिफाई करने के काम आता है। मैंने आपको कहा था ना कि आप इस लेक्चर के बाद इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे कि आप किसी भी शेप को देख के या किसी भी लैंड फॉर्म को देख के ये बता सकते हो कि इसके ऊपर क्या हुआ था। बेसिकली लैंड फॉर्म आपको हिस्ट्री बता देगा कि वहां पे कुछ साल पहले क्या हुआ था। तो वो है हमारे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो सबसे पहले है एक्सोजेनेटिक का वेदरिंग। वेदरिंग क्या होती है, ये डिग्रेडेशन होती है हमारी रॉक्स की, या तो फिजिकल या फिर किसी केमिकल प्रोसेस के करके। वेदरिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे डिग्रेडेशन की प्रोसेस में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल प्रोसेसेस क्या करते हैं, साइज को चेंज करते हैं, बट केमिकल प्रोसेसेस किसी भी फॉर्म को चेंज करते हैं। इसको याद करने का ये तरीका है, फिजिकली आप किसी साइज बिगड़ सकता है, आप फोर्स दे सकते हो, आप प्रेशर लगा सकते हो, बट केमिकली आप ऑक्सीडाइज कर दो, वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस चली जाएगी। ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा कि अगर आप केमिकली कर रहे हो तो आप उस किसी चीज की फॉर्म चेंज कर सकते हो। तो ये यही बताना चाहता है कि वेदरिंग दो तरह की होती है, फिजिकली और केमिकली। तो अगर हम फिजिकली या फिर मैकेनिकली एक ही बात देखें तो इसमें इसके क्रैक्स पड़ रहे हैं, बट केमिकली देखा जाए तो पूरा उसका कंपोजिशन ही चेंज हो गया, वो फॉर्म ही चेंज हो गया। इमीडिएटली वो गैस में इतनी ज्यादा अगर हम उसमें डाल दें तो ऐसा भी हो सकता है कि वो गैस की फॉर्म में चेंज हो जाए, बिल्कुल ही इरोड हो जाए। तो ये चीजें भी इसमें देखी जाती हैं वेदरिंग में। दिस इज वेदरिंग ऑल अबाउट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। बेसिकली 5 तरह की होती हैं। सबसे पहले है फ्रॉस्ट वेजिंग। फ्रॉस्ट वेजिंग नाम से ही कुछ समझ आ रहा है कि फ्रॉस्टिंग से है। फ्रॉस्टिंग का जब भी नाम आता है तो कुछ ठंडा ठंडा दिमाग में आता है। तो क्या होता है, इसको हम फ्रीज एंड थॉ साइकिल भी कहते हैं। फ्रीज एंड थॉ साइकिल। इसमें क्या होता है, एक होगी हमारी, ये देखो जैसे हम इसमें डायग्राम से समझते हैं, ये हमारा था पूरा रॉक का स्ट्रक्चर। इसके अंदर भर गया पानी, क्रैक आया और पानी भर गया। धीरे धीरे उसने क्या करा, पूरे रॉक को खींचना शुरू करा, एनलार्जमेंट हुई, ऐसे करके ये ब्रेक हो गया। ये देखिए, ये ब्रेक हो गया। बेसिकली क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ जॉइंट्स एंड ओपनिंग इज नोन एज फ्रॉस्ट वेजिंग। So, like freezing leads to increase in volume of water, causing the openings to enlargement. जैसे जैसे freezing होएगी तो वॉल्यूम में अपने आप फ्रीज हुआ, ओपनिंग हुई, एनलार्ज हुआ, एक टाइम में फिक्सचर्स आए, वो टूट गया। ये बताना चाह रहा है। ये होता है फ्रोस्ट वेजिंग। कभी कभी आ जाता है कि फ्रोस्ट वेजिंग क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल हम भी इसको कर सकते हैं। ये होता है हमारा ये, इसको हम फ्रीज एंड थो साइकिल कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, वाटर हुआ, आइस भरी, वो टूट गया। कुछ भी, अगर अगर आप ये चीजें तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप किसी भी बहुत हल्के से में रखो, फ्रिज में अपनी बर्फ जमाने के लिए रखी, तो कभी कभी इतनी ज्यादा ठंडक के कारण भी किसी भी कंटेनर में अगर रखे तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो निकालते ही खराब हो जाती है। तो ये वो यहाँ से भी समझ सकते हो, सिर्फ याद करना है, हमें एक बेस पता होना चाहिए, अच्छा इसको ये कहते हैं। पीएचडी नहीं करनी है, बट समझ आना चाहिए क्या है, इसको हम अपनी भाषा में कैसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ में क्या होता है, सॉल्ट किसी भी चीज को खराब करना हो ना तो उसमें ऐड कर दो बहुत ज्यादा सॉल्ट की मात्रा। सॉल्ट क्या करता है, अगर सॉल्ट का बेसिक फीचर है, वो मॉइस्चर को खींच लेता है, मॉइस्ट नहीं करता उस जगह को, मॉइस्चर को खींच लेता है। तो सॉल्ट क्या होता है, बेसिकली बहुत कॉमन मैकेनिकल वेदरिंग है, बहुत ज्यादा जगहों पे ऐसी वेदरिंग देखी जाती है। तो एक ऐसा फिनोमिना है जो वार्म क्लाइमेट्स जैसे कि समर्स में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो वाटर कंटेनिंग वेरियस डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड फाइंड इट्स ओपनिंग ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इट कैन इवेपोरेट एंड लीव द। इसमें क्या है, सॉल्ट भरी, पानी आया, सॉल्ट लेकर आया अपने साथ, इसके ऊपर उसने अच्छे से सॉल्ट करा। तो द ब्लैक लाइंस इन द रॉक रिप्रेजेंट द फ्रैक्चर्स दैट आर अकरिंग इन द रॉक। पानी क्या हुआ, पानी तो इवेपोरेट हो गया, नीचे बच गया सारा का सारा सोल्ट। सोल्ट ने क्या करा, मॉइस्ट कर दिया, मॉइस्चर निकाल दिया उस जगह से।
मॉइस्ट कुछ रहा नहीं, तो अब वो क्या हो गया, इरोजन उसमें चालू हो गया, वेदर चालू हो गया, वो इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, ऐसे ऐसे ये देखो, मैं इसको क्लियर करके बताती हूँ आपको, ऐसे ऐसे करके वो सारा खाली हो गया। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है अनलोडिंग एंड एक्सफोलेशन। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि नाम से ही पता चल रहा है। एक्सफोलेट हम क्यों करते हैं, हमारी जब स्किन खराब हो जाती है तो हम कहते हैं एक्सफोलेट करा हमने, स्किन में से पुरानी चीजें निकाली हैं और पुरानी जो ऊपर डेड सेल्स हैं उसकी लेयर हटाई है और नीचे वही सेल्स को रिजुविनेट करने का टाइम दिया। इसमें क्या है, पुरानी चली गई किसी ना किसी कारण से धस गई, और ऊपर क्या हुआ, नई नई आती रही, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही होगी, नई आ रही है पुरानी जा रही है, बहुत लेयरिंग सी हो रखी है। और एक्सफोलेशन स्किन की ज्यादातर याद रहेगी, स्किन में क्या करते हैं, डेड लेयर को हटाते हैं, यही क्या कर रहा है, एक रॉक सर्फेस है उसकी लेयर्स निकाल रहा है डेड लेयर को, दिस इज नॉन एज एक्सफोलेशन। तो फ्रॉस्ट वेजिंग, टेम्परेचर से ऊपर हुआ, आइस जमी, फ्रीज हुई, फट गया, ब्रेक हो गया रॉक। सॉल्ट क्रिस्टल में क्या था, पानी आया, सॉल्ट थी, मॉइस्चर सारा ले गया, उसके बाद वो धीरे 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 वेदर्ड होने लगा और सॉल्ट हमारे रॉक्स के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ब्रेकेज हो गई। थर्मो एक्सपेंशन, थर्मो एक्सपेंशन नाम से पता चल रहा है, थर्मो मतलब टेम्परेचर, कहीं ना कहीं टेम्परेचर क्या हो रहा है, कुछ कुछ, एक हमारी ये रॉक का टाइप था, एक हमारी रॉक थी हमारे पास, उसमें क्या हुआ, जैसे जैसे हीटिंग या फिर कोई ना कोई कूलिंग सरफेस आया, या तो हीटिंग मिल रही है या उसको कूलिंग मिल रही है, वो एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और धीरे धीरे उसमें फिस्टर्स आ गए और वो ब्रेक डाउन हो गया, ऐसे करके ये वाली रॉक वेदर्ड हो गई। बेसिकली अगर छोटे शब्दों में समझा जाए, हीटिंग और कूलिंग की वजह से जहाँ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है, उस टाइप की वेदरिंग को हम थर्मो एक्सपेंशन वेदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कैसे हमारे लैंडफॉर्म को वेदर्ड करती हैं, ये एक हमें स्क्विरल सी दिख रही है, स्क्विरल कह लो या माउस कह लो, मुझे तो ज्यादातर स्क्विरल दिख रही है। तो ये स्क्विरल क्या कर रही है, बुरोइंग कर रही है, बुरो रैबिट जैसा करता है, डिगिंग ऑफ अर्थ। आपका प्लेन लैंडफॉर्म था, उसमें इन्होंने आके डिगिंग करी, धीरे 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 वो जगह खाली करते गए, खाली करते गए, उसको ही वेदरिंग कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि टेम्प इन्वायरमेंट कर रहा है, कभी कभी ये लोग भी जो इन्वायरमेंट का पार्ट है वो भी वेदरिंग करते हैं। नेक्स्ट इसमें है ये माइनिंग, माइनिंग से हमारी लैंडफॉर्म बहुत खराब होती है। जैसे अगर हमने कोयले की खदान खोदनी है तो हम इसको इतना ज्यादा डिग्रेड कर देते हैं, इतना ज्यादा हम अंदर तक चले जाते हैं, जस्ट फॉर आर ग्रेड हम ये देख लेते हैं कि हमारा लैंडफॉर्म कितना ज्यादा खराब हो चुका है। और आपको पता है क्या होता है इस माइनिंग के बाद, माइनिंग का कुछ रह नहीं जाता, ये लोग डिग करते रहते हैं, वो इतना ज्यादा खोखला हो जाता है, उसके बाद वहां पानी भरता है और वहां पे वो चीज खाली हो जाती है और सारा लैंड खराब कर देती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वहां हो नहीं सकती, इतना लेवल हो जाता है कि वो मासेस उसको चेंज कर नहीं सकते। तो ये माइनिंग भी हमारी बहुत ज्यादा लैंड फॉर्म को वेदर करती है। केमिकल वेदरिंग, नाम से ही पता चल रहा है, वेदर्ड होना ड्यू टू केमिकल प्रोसेस, डिसोल्यूशन होना, ऑक्सीडाइज होना, हाइड्रोलिसिस होना। सबसे पहले डिसोल्यूशन क्या होता है, वाटर बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट बिहेव करता है, और उस क्योंकि उसके पास कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, डाइपोलर प्रॉपर्टीज। तो उसमें क्या होता है, जो मिनरल जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है, वाटर फटाफट उसको डिसॉल्व कर लेता है, कोई भी मिनरल आ रहा है वो उसको डिसॉल्व कर रहा है, कोई भी मिनरल उसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे हमारी रॉक है, हमारा यहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ से हमारी मिनरल आ रही है, इसको डिसॉल्व कर रहा है और इसके ऊपर एक लेयर बनती जा रही है। ऐसे करके हमारी डिसोल्यूशन के प्रोसेस से केमिकल वेदरिंग में हमारी रॉक क्या होती है, वेदर्ड होती है। उसके बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब रॉक में एफी, जिसको हम कहते हैं फेरस, फेरस आता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देता है और उससे हमारी फॉर्मेशन होती है फेरिक एसिड की, जिसका फॉर्मूला होता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरिक प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2Fe2O3। ये कोई साइंस का बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। नॉर्मल आपको यही देखना है कि जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में फेरस आया, वो फेरिक एसिड बनाया और वहां से हमारी रोग क्या होगी, वेदर्ड होनी स्टार्ट होगी। हाइड्रोलिसिस, breakdown of rock by acidic water when to produce clay and soluble salts। बहुत इजी है। सबसे कॉमन मिनरल ग्रुप होता है सिलिकेट्स।
तो जो सिलिकेट्स का काम होता है वो बहुत प्राइमरली डीकम्पोज होते हैं इस हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में। बहुत इजी है सिलिकेट्स का, आप इसमें सिलिकेट्स का एग्जांपल देके अपने उस चीज को वो कर सकते हो, एलोबरेट कर सकते हो। तो सिलिकेट्स क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हेन एनी सब्सटेंस रिएक्ट विद वाटर। Hydrolysis can occur in pure water, but in nature, water becomes slightly acidic, which has greatly accelerated the hydrolysis process. I hope you are getting what I want to comprehend you. ठीक है? अब देखना है कौन कौन से लैंडफॉर्म हमारी वेदरिंग प्रोसेस बनाता है। ये है स्टेलाइट्स एंड स्टेलेगमाइट। ये हमने बहुत ज्यादा देखा है, अगर हम केव्स वगैरह में देखते हैं ऐसी चीजें होती हैं। ये हमारे देखो, ये वेदर दिखा रहा है, नीचे धस गई, वेदर दिखा रहा है। तो कार्स टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, अगर एक शब्द में पूछा जाए कि वेदरिंग प्रोसेस में कौन सा टाइप ऑफ लैंडफॉर्म बनता है, बनता बहुत सारा है, बट अगर कार्स टाइप बोलोगे तो वो कंपाइल कर लेगा और समझ जाएगा कि अच्छा आपने पढ़ा हुआ है और आपको पता है कि कार्स टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है। ड्यूरी क्रस्ट टाइप का लैंडफॉर्म भी बनता है। बेसिकली देख लो, कहीं कहीं वेजिटेशन है, कहीं कहीं एरिड है, यहाँ वेजिटेशन भी है। इस टाइप ऑफ का लैंडफॉर्म बनता है जिसमें मिनरल बियरिंग वाटर दैट मूव अपवर्ड डाउनवर्ड, कैपिलरी एक्शंस। इस टाइप का लैंडफॉर्म भी काफी वेदरिंग में बनता हुआ देखा है हमने। इरोजन क्या होता है? बेसिकली एक इरोजन एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें अर्थ के मटेरियल ग्रेजुअली ग्रेजुअली इरोड होने लगते हैं और एक जगह से दूसरी जगह कैरी फॉरवर्ड होते हैं अपने एजेंट्स की वजह से। एजेंट्स कौन से हैं? इन्वायरमेंटल एजेंट्स है, जैसे कि विंड, वाटर। एक जगह से दूसरी जगह कोई ना कोई मटेरियल इधर जा रहा है। बट अगर हम यही वेदरिंग में देखा जाए, वेदरिंग में या तो डीकम्पोज हो रहा है या डिसॉल्व हो रहा है, बट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है उसमें। ये दोनों में डिफरेंस है, सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है, विदाउट एनी, और इसमें है होता है। इरोजन में डिस्प्लेसमेंट होता है, वेदरिंग में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। ये है दोनों का बीच में मेजर डिफरेंस। अब हम देखते हैं नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन मतलब कि अगर इरोजन होने लगा तो बेसिकली कैसे कैसे होने लगा। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है जो लैंडस्केप को चेंज कराती है। ये बताती है कि शुरुआत में लैंड ऐसा था और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उसने एक ऐसा लैंडफॉर्म को जन्म दिया, एक ऐसा फीचरलेस लैंडफॉर्म बनाया जो कि पेनीप्लेन, पेडीप्लेन और पेनीप्लेन कहलाता है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, डेविस की है, पेंग की है, किंग की है, बट हम मेजरली अभी डेविस की पढ़ेंगे क्योंकि डेविस रिसेंट प्रीवियस ईयर में यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में रिपीट हुआ है। तो अभी हम पढ़ते हैं डेविस साइकिल ऑफ इरोजन। किसे कहते हैं डेविस साइकिल ऑफ इरोजन, जो कि इन्होंने दी थी और इन्होंने बताया था कि कैसे कैसे एक लैंडफॉर्म इरोड होता है। डेविस साइकिल ऑफ इरोजन अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड के ऊपर काफी एम्फेसाइज करती है। वो ये कहती है कि एक साइकिल अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड से शुरू होती है और एंडोजेनस फोर्स पे जाके खत्म हो जाती है। तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो कि एक इरोजनल साइकिल के फंक्शंस में काम करते हैं: स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। तीन चीजें याद कर लो, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। डेविस की साइकिल आसानी से याद हो जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविस ये कहता है कि एक इरोजनल साइकिल तीन स्टेट से होके निकलती है, तीन फंक्शन परफॉर्म करती है: स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। और तीन ही फेसेस होते हैं: यूथ, मेच्योर एंड ओल्ड। वो ये कहते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स का होता है, ह्यूमन बींग्स में भी यूथ आता है, मेच्योरिटी आती है और फिर ओल्ड हो जाते हैं। तो वो कहता है ऐसे ही लैंडफॉर्म होता है, उसका भी प्रॉपर यूथ आता है जिसमें उसकी फुल एनर्जी होती है। अब अपलिफ्टमेंट बंद हो जाती है, फिर वो पूरा मेच्योर होता है और फिर वो ओल्ड हो जाता है, जिसके अंदर लैंडफॉर्म्स बनने शुरू हो जाते हैं। इसने तीन चीजों को अपने ज्यादा एम्फेसाइज किया है। अब फीचर्स उसके स्टेज के, यूथ स्टेज में वो कहते हैं कि एक तो ह्यूमिड क्लाइमेट दिखने को दिखता है। मैं जितने भी कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट करती जा रही हूँ ताकि आपको नोट्स फॉर्मेशन में आसानी हो। उसने बोला कि ह्यूमिड क्लाइमेट जोन होता है, रनिंग वाटर होता है और वी शेप वैली फॉर्म होती है। और जो रनिंग वाटर होता है वो वैली को वर्टिकली में काटता है एज कंपेयर टू लेटर इरोजन। जो इंटीग्रेशन होती है, लैंड जो स्ट्रीम बनी वहां पे वो इतनी अच्छी नहीं होती, कोई भी फ्लड प्लेन नहीं होता। आगे हम पढ़ेंगे फ्लड प्लेन क्या होता है, बहुत ज्यादा नैरो होता है। जो वाटरफॉल्स, यहाँ पे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। इन दिस फेज स्वैम्स एंड मार्शी लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म। स्वैम्स क्या होते हैं, मार्शी लैंड क्या होती है, यहीं पे वाटर और यहीं पे हमारा वेजिटेशन, जैसे कि हम मैंग्रोव्स में देखा करते हैं। बेसिकली वही उसी टाइप ऑफ लैंड की बात हुई है।
तो ये है हमारे यूथ स्टेज की बातें। अब वो कहते हैं कि जैसे जैसे एक रिवर मैच्योरिटी स्टेज में आ रही है तो बहुत ज्यादा लैंडस्केप और स्ट्रीम्स इंटीग्रेशन में दिखती हैं, वी शेप डेली दिखते हैं, बट डीपन्स एंड वाइडन फ्रॉम द यंग स्टेज। ज्यादा डीप क्योंकि मेच्योरिटी है, फुल जोश है, तो ज्यादा डीप दिखती हैं और ज्यादा वाइड होती जाती हैं। लैंडफॉर्म सच है, स्वैम्स अब इतने फ्रीक्वेंट नहीं दिखते, बट अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से स्टेज पे लैंडफॉर्म और दिखते हैं, लैंडफॉर्म और स्वैम्स बनते हैं, तो वो सिर्फ यूथ स्टेज में बनते हैं। ठीक है, ओल्ड स्टेज में क्या होता है, जनरली स्लोप्स बनेंगे, बहुत ज्यादा फ्लड प्लेन बनता है, रिवर्स होती हैं, मेंडर्स बनाता है। इस स्टेज में हमारी ओक्सबो लेक्स बनती हैं, और थोड़ा सा जो लैंडस्केप होता है वो अबव हो जाता है सी लेवल से, क्योंकि क्या होता है, लास्ट स्टेज पे आ गई, जैसे यहाँ से कोई रिवर चली, यहाँ तक आ गई वो ओल्ड स्टेज पे, सारे के सारे सेडिमेंट्स अपने नीचे ले आई, इधर अपने, जिसको हम नेचुरल लेवीज भी कहते हैं, सारे सेडिमेंट्स यहाँ इकट्ठे हो गए, तो थोड़ा बहुत तो लैंडस्केप का उठा हुआ एरिया दिखेगा, एक फीचरलेस बनाता है प्लेन, जिसको हम कहते हैं पेनिप्लेन। ये आपको मेजर पॉइंट्स इसके याद करने पड़ेंगे कि यूथ में क्या बनाते हैं, मेच्योरिटी में क्या बनाते हैं, और ओल्ड में क्या बनाते हैं। मैंने आपको ये बता ही दिया है। यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, राइट अ लॉजिकल नोट्स ऑन साइकिल ऑफ इरोजन। आप आसानी से लिख सकते हैं, वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। इसमें सिर्फ ये बताना है कि हाँ डेविस ने दिया था, और जो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था वो बताना है, और बताना है डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म एसोसिएटेड। इसमें आप वाटरफॉल लिख सकते हो, प्लंजेस लिख सकते हो, पोर्ट होल्स लिख सकते हो, वो मैं आपको भी नेक्स्ट आगे बताती हूँ। अब राइट शॉर्ट नोट्स ऑन साइकिल ऑफ इरोजन। अब देखो यूबीपीसीएस 2000 का क्वेश्चन है, 2004 में और 2021 में, ये आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता चलेगा। जो बच्चा पढ़ के गया होगा 2020 में, अगर कोई बच्चा पेपर दे रहा है तो वो 2004 का भी देख के गया होगा, वो 2000 का भी पेपर देख के गया होगा, और अगर उसने पेपर दिखना है 2021 में, लो बन गया उसका क्वेश्चन। ये है इंपॉर्टेंस जिसको मैं स्पेशली एम्फेसाइज करती रहती हूँ कि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ये चीज दिखाती है कि प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, और इससे आपको आइडिया मिलता है आप हर साल क्या बढ़िया बेहतर लिख सकते हो। और एग्जामिनर भी डिमांड करता है कि आप इस साल कुछ अच्छा लिख कर आओगे, वही घिसा पिटा नहीं लिख कर आओगे, थोड़ा सा चेंज करो, डायग्रामेटिक, माइंड मैप, ऐसे करके भी आप कुछ बना सकते हो। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और सब्सक्राइब करें। और इसका जो नोट्स हैं वो प्रिंटेबल फॉर्म में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, और मेरे वो जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, मैंने रिसेंटली बनाया है, तो जितने भी मेंबर्स हैं वो देखना चाहते हैं, जितने जो लोग भी मेरे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, वो जाके उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, और जो भी मेरा अपडेट होगा या जो भी मैं आंसर राइटिंग के शॉर्ट शॉर्ट सेक्शंस में चीज़ें दूंगी आपको, वो वहाँ पे मिल जाएंगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग इन टेकिंग नोट्स ऑफ दिस, गो एंड जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल। मैं उसका लिंक डाल दूंगी, डायरेक्टली आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर से। तो बेसिकली लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद इरोजन वाटर। पोर्ट होल्स क्या होते हैं, जहां भी हमारा पानी पड़ा और वो वाला एरिया नीचे को और धस गया, और उसने बना दिया पोर्ट होल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गड्ढे बना दिए, तो वो होता है हमारा पोर्ट होल्स। इसमें हमारी एब्रेसिव इफेक्ट्स होता है रॉक फ्रेगमेंट्स का। प्लंज पूल, प्लंज पूल क्या होता है, प्लंज पूल इस पोर्ट होल मैंने साथ साथ इसलिए लिखा है क्योंकि आप दोनों को इसका डिफरेंस देखें। पोर्ट होल अगर आप देख पा रहे हो तो ज्यादा इसकी हाइट नहीं है, बट अगर हम यही प्लंज पूल की देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा डेप्थ में है। यहाँ पे थोड़ा डार्क करके दिखाते हैं, ये वाला एरिया डार्क डेप्थ में है। इसका जो साइज होता है थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू पोर्ट होल, डेप्थ होती है वो भी थोड़ी सी बड़ी होती है। इसमें क्या होती है, रोटेशनल मूवमेंट्स लगती हैं, और ये जो होता है वो वैली डीपनिंग का काम करता है। जैसे ये एक वैली है मेरी, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, बहुत नॉमिनल सा एक अच्छा सा एग्जांपल देके बताती हूँ मैं। ये हमारी वैली है, सोचो इसके ऊपर पानी पड़ा, इसने इसको इरोड करा। क्या ऐसा होता है कि पानी पड़ रहा है पड़ रहा है पड़ रहा है, ये हट नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। तो ये धीरे धीरे इतना ही रोड होगा, ये धीरे धीरे इतना ही रोड होगा, थोड़ा सा नीचे भी आएगा, ये वाला एरिया हमारा बनेगा पीपी, प्लंज पूल। यही ये इसमें दिखा रखा है, ये देखो, ये रहा प्लंज पूल का एरिया। यहाँ सारे यहाँ से पानी आ रहा है, इधर लग रहा है ये अंदर की तरफ इरोड होता जा रहा है,
इधर हमारी डिपोजिशन हो रही है, सारा का सारा जो ये सेडिमेंट लेके आ रहा है वो यहाँ पे गिरे जा रहा है, इधर इसको अंदर की तरफ इरोड करता जा रहा है। ये होता है हमारा प्लंज पूल। समझ आ रहा है ना, इसमें डायग्राम में सही से समझ आ रहा है। अब देखते हैं एंट्रेंच्ड मेंडर्स क्या होते हैं। बेसिकली डीप और वाइड कर्व्स होते हैं। जो हमारा रिवर होता है वो एक प्लेन में से जाता है और साइड बाय साइड कहते हैं ना, पानी अपना रास्ता खुद बनाते हैं। बी लाइक अ वाटर, और अपना रास्ता खुद बना लो। तो जहां से पानी निकला वो इतना ज्यादा रिवर कट करती है ग्राउंड को, बट इरोड नहीं कर रही, कटिंग कर रही है। और मेंडरिंग क्या होती है, जेंटल स्लोप है, कर्वी पाथ बनाता जाता है। इतना बड़ा लैंडफॉर्म है, पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी ने अपना रास्ता खुद बना लिया। बी लाइक अ वाटर, मेक योर ऑन वे, जस्ट लाइक अ मेंढर। तो ये मेंढर क्या करता है, वाइड कर्व्स रिवर को काटते 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 चलता है और अपना अपना रास्ता बनाता है। इरोड करके नहीं लेके जा रहा है, बट कहीं ना कहीं इरोजन होती है, बट ज्यादा मास लेवल पे नहीं दिखती है। अब है रनिंग वाटर। ये तो हमने सब पानी से बना लिया कि खड़ा हुआ पानी है, कैसे हो गया। अब रनिंग वाटर, एलुवियल फैंस। बेसिकली एलुवियल फैंस क्या होते हैं, देखो, यहां से ये माउंटेन्स में से पानी आ रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ सारा इकट्ठा होता जा रहा है, यहीं सेडिमेंट्स ला रहा है, यहीं अपनी जगह बना रहा है। तो जब किसी भी रीच फ्लैटर टेरेन विद लोअर स्लो, पानी आया, स्ट्रीम आई, फ्लैटर टेरेन से लोअर स्ट्रीम की तरह, कोई भी हेवी सेडिमेंट्स कैरी नहीं कर रहा, सो दे डिपोजिट इट एंड स्प्रेड इट आउट। यही ऑप्शन है, या तो डिपोजिट कर लेगा या फिर उसको स्प्रेड कर लेगा, या तो वो यहाँ पे ऐसे डिपोजिट कर लेगा या सारा ऐसे स्प्रेड करेगा। और जो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है कोन का, इसको हम कहते हैं एलुवियल फैंस। ऊपर से पानी आ रहा है, या तो वो डिपोजिशन कर रहा है या वो सेपरेशन दिखा रहा है, स्प्रेड कर रहा है सारा पानी। इसको हम कहते हैं एलुवियल फैंस। डेल्टा भी एलुवियल फैन की तरह होते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डेवलप होते हैं। जो भी लोड एक रिवर कैरी करके आ रही है वो डंप करती है, या फिर वही मैंने आपको बताया, दो चीजें होती हैं, या तो वो सारा सेडिमेंट इकट्ठा कर देगी या वो उसको स्प्रेड कर देगी। द लोड कैरिड बाय रिवर इज डंप्ड एंड स्प्रेड इनटू अ सी। Unlike in alluvial fans, the deposit makes our delta well sorted with clear stratification. Basically, river आई, या तो वो डंप कर रही है सारे सेडिमेंट्स को, या वो सारे सेडिमेंट्स को स्प्रेड कर रही है। इसको ही हम डेल्टा कहते हैं। ये देखो डेल्टा, स्टोरी लंगून अलग अलग चीज है। ये है डेल्टा हमारा, लाई और इधर इधर सब इकट्ठा कर दिया। नेक्स्ट है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन बेसिकली एक फ्लैट एरिया होता है जो कि नेक्स्ट बैंक के साथ में होता है। आउटर एजेस होती हैं। फूडवे, इस ये भी दो तरह का होता है, फूडवे और फ्लड फ्रिंज। फूडवे क्या होता है, द फर्स्ट इज द मेन चैनल ऑफ द रिवर इटसेल्फ कॉल्ड द फ्लडवे। पहला चैनल जो रिवर बनाता है उसको फ्लडवे कहते हैं। फ्लडवे कभी कभी या तो सीजनल होता है, या फिर वो कभी, अगर कोई सीजन है तो वो काफी ज्यादा मॉइस्ट रहेगा, बट ज्यादातर वो ड्राई रहता है। उसके बाद है फ्लड फ्रिंज। ये एक थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। द फ्लड फ्रिंज एक्सटेंड द आउटर बैंक ऑफ द फ्लडवे ब्लफ लाइंस इन द रिवर वैली। ये इस तरह के से होते हैं फ्लड प्लेन। नाम से पता चल रहा है कि फ्लड के पास वाला एरिया, लैंडस्केप वाला एरिया, ये होता है हमारा फ्लड प्लेन। अब देखते हैं गॉर्ज और कैनियन। साथ साथ इसलिए लिखा है ताकि दोनों का डिफरेंस पता चले। और अगर आप ज्योग्राफी सिर्फ पढ़ रहे हो ना तो समझ नहीं आएगी, बट ज्योग्राफी की अगर आप पिक्चर्स देख रहे हो ना तो काफी अच्छा एलोबरेट करती है, आपको काफी अच्छे से समझाती है कि क्या चीज में डिफरेंस है, और कुछ चीजें तो आप देख के ही समझ जाते हो। तो गॉर्ज क्या होता है, ये एक डेप्थ एंड पोजेसेस स्टीप टू द वर्टिकल साइड। ये लैंड मास, यहाँ से पानी, यहाँ यहाँ भी आपका सॉलिड सरफेस है, यहाँ भी आपका सॉलिड सरफेस है, नीचे से अपना पानी बह रही है। बट थोड़ा सा ना इसका जो डिस्टेंस होता है ये वाला, ये कम रहता है एज कंपेयर टू कैनियन। कैनियन अगर आप देखोगे ये ज्यादा वाइड है, बट इसका डिस्टेंस थोड़ा कम होता है, मतलब कम चौड़ी होती है ये। और कंसिस्टेंट तो होती है, बट काफी लोअर रहता है इसका, जो ये वाला एरिया है काफी कम रहता है एज कंपेयर टू कैनियन। यही दोनों में फर्क है। अ कैनियन इज अ characterized by steep step like sides, may be deep as gorge। डीप हो सकती है बट स्टीप होती है इसकी। अ कैनियन इज वाइडर एट द टॉप देन इट्स बॉटम। अगर हम इसको टॉप पे देखें तो ये ज्यादा वाइड होगी, बट अगर हम इसके बॉटम पे देखें तो इतनी वाइड नहीं होती जितनी ये टॉप पे होती है। और एक जो कैनियन होती है वो गॉर्ज का ही पार्ट है, बट कैनियन एक हॉरिजॉन्टल सेगमेंट बनाती है, ये हॉरिजॉन्टली ही बिल्ड कर रही है। ऐसे ही देखो ना,
ये ज्यादा एरिया है, ये इसका कम एरिया है, ये छोटे से जगह से अपना पानी बना के रास्ता जा रही है। जैसे हमने मीएंडर्स में पढ़ता है, मीएंडर्स बहुत छोटा होता है गोर्ज के आगे, और गोर्ज बहुत छोटा होता है कैनियन के आगे, बहुत नहीं थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे ऐसे सीरीज चलती है मीएंडर, गोर्ज और कैनियन, ये तरह का आपका डिफरेंस है इसका। तो अभी तक हमारे जो वाटर इरोजन का लैंडस्केप थे, लैंडफॉर्म्स थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। अब बात आती है एयर की, कि एयर कैसे इरोड करता है, क्या एजेंट बनता है और कैसा लैंडस्केप बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मशरूम रॉक्स की। मशरूम रॉक इस तरह का स्ट्रक्चर दे रहा है, कोई भी विंड आ रही है, इधर 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 लग रही है, नीचे 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 वाले, ये सब कुछ इरोड करे जा रही है। और ये तो ये सपोज करो ऐसे था, इधर इरोड करा, इधर इरोड करा, इधर इरोड करा, तो इसका कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर ऐसा सा फॉर्म होता गया, ये हमारी बन गई मशरूम रॉक। बेसिकली इसको जर्मनी में पिट्सफेलन कहते हैं। ये क्या होता है, इट्स अ मिडल पोर्शन ऑफ वर्टिकल रॉक इरोडेड बाय द हाई स्पीड विंड्स एंड आफ्टर इरोजन इट्स लुक लाइक अ मशरूम। बेसिकली ये आपको याद करने वाला पॉइंट है कि दिखता कहाँ है, सहारा डेजर्ट में। सहारा डेजर्ट में सच लैंडफॉर्म दिखते हैं और इसको हम कहते हैं गौर, एंड इन जर्मनी नॉन एज पिट्सफेलन। तो एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट रॉक। बस अब बात करते हैं ज्विंगन की। मैं शायद प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, बट इसका स्ट्रक्चर जेड की तरह है, जेड से पता चल रहा है। ये क्या है, सॉफ्ट रॉक्स होती हैं जो हार्ड रॉक का कवर होती हैं, जो अब एक बात बताओ, सॉफ्ट रॉक कवर की गई हैं हार्ड रॉक से, कहीं ना कहीं इरोजन लगा, सॉफ्ट रॉक तो अपना इरोड होती गई और हार्ड रॉक ऊपर रहती गई, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। ये वैसे ही जेड फॉर्म कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। हार्ड रॉक लेफ्ट बिहाइंड एंड ये टेबल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। ये है हमारा ज्विंगन, ऐसा ही बोलते हैं शायद इसको। ये है, ये बेसिकली ये चीज दिखा रहा है। यार्डंग्स क्या होते हैं, बेसिकली ये भी कुछ ना कहीं ये हमें ज्विंगन्स की तरह दिखते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। ये हमारी इसने बनाई कैनियंस। अभी मैंने बताया था आपको कैनियंस क्या होते हैं, जो वाइड सा स्ट्रक्चर होता है, कैनियंस। ये है ब्यूट, और इसको कहते हैं, जो ऊपर वाला एरिया है उसे कहते हैं मेसा, और नीचे वाले एरिया को कहते हैं ब्यूट्स। अब देखो, अनसीजिंग फ्लो ऑफ विंड इन सिंगल डायरेक्शन highlighted, what leads to selective erosion, highlighted, predominantly as Dwingens under substantial erosion like a windward side while experiencing lesser erosion on leeward side। एक साइड ज्यादा इरोजन दिखता है और एक साइड कम इरोजन दिखता है, जिसके कारण कुछ ये ऐसा सा गलत बना दिया है थोड़ा, एक मिनट, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इस तरीके से। कहीं कहीं ज्यादा विंड आ रही है, वहां से ज्यादा डिग्रेड हो गया, और कहीं कहीं कम विंड आ रही है, वहां से कम इरोड हो गया। बट जो अपना ज्विंगन था वो ऐसा सा, ज्विंगन ऐसे ही कहते हैं इसको, ऐसे से टेबल टाइप स्ट्रक्चर में इरोड हो रहा था, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक। ये जेड बार बार इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको वो टाइप का लैंडफॉर्म अच्छे से समझ आ जाए। और ये फर्क है यार्डिंग्स में और उसमें, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता हुआ चलता है। अब बात करते हैं डेमोसल्स की। डेमोसल्स ये क्या होते हैं, हार्ड रॉक, वही वाली बात है, सॉफ्ट रॉक से होता है। आपको लग रहा होगा कि हर चीज हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक क्यों है, इरोजन तभी तो होगा कि जब कुछ सॉफ्ट रॉक इरोड हो रही हो, हार्ड रॉक उसको नीचे लेकर आ रही हो, फिर इरोड हो रही हो, फिर वो कोई स्ट्रक्चर बना रही हो, इसी का ही तो इरोजन होगा। तो विद द कंटिन्यूस विंड इरोजन सॉफ्ट रॉक गेट वैनिश leaving behind the hard rock which look like a pillar, ऐसे से। this दिस विल सेल्सियस, क्या है इसका मतलब है कि जो सॉफ्ट रॉक है वो तो चली जाएगी, वेनिश होती रहेगी, बट हार्ड रॉक वही रहेगी और एक पिलर टाइप का स्ट्रक्चर दे देगा। इसको हम डेमोसल्स कहते हैं। यही ये बताना चाह रहा है, ये बता रहा है कि विंड कैसे कैसे इरोड करती है। इसी का एक और टाइप है ड्रेकेंटर। द डायरेक्शन ऑफ विंड इज नेवर फिक्स्ड, ये है इसका की पार्ट। In absence of vegetation in desert, various rocks get eroded continuously in the direction of wind.
With such continuous in all direction erosion, rock attains in triangular shape. This is known as ड्रैगन। ये आपने देखा होगा बहुत, जब हम कोई मूवी देखते हैं कि बहुत पुरानी अगर हमें दिखाई जाती है, एक जैसे बिस्लेरी की एड आई थी रिसेंटली, उसने ये वाला लैंडफॉर्म दिखाया था और बोला गया था बिस्लेरी यहाँ भी आपको पानी प्रोवाइड करेगा। तो ये देखो, एक डायरेक्शन में पहले आपका ऐसे था, कोई भी टाइप का आप कोई भी शेप ले लो, इधर विंड लगती रही, क्योंकि किसी भी कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, और वेजिटेशन तो है नहीं जो उस विंड को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। तो यहाँ हवा लगती रही, विंड लगती रही, विंड लगती रही, और ये इस तरह का कुछ कॉनिकल शेप या ट्राइंगुलर शेप बनता रहा। इसको हमने नाम दिया ड्रेकेंटर। ये है, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ लैंडफॉर्म्स जो हमारे अर्थ पर हैं, जो एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनिक फोर्सेस से लगते हैं। होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देखे हो तो होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी फीडबैक या आपको कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका सारा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब डिकोडिंग ज्योग्राफी। थैंक यू।